तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग इन कंडक्टर्स, है ना। तो अर्थिंग का क्या मतलब होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। अर्थिंग मतलब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दिया गया हो। अच्छा, अर्थ जो है, हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ खुद एक बहुत बड़ा कंडक्टर है ना। मतलब अर्थ को ट्रीट किया जाता है कंडक्टर की तरह। तो ये अर्थ है। और आप जानते हो अर्थ की जो रेडियस होती है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ, ये बहुत ज्यादा होती है ना। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर के आसपास है। ये आप सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंडक्टर है। तो होता क्या है कि इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑफ अर्थ के क्यू बाई आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। और क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत लार्ज है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई इज वेरी लार्ज, इस वजह से हम ये एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अर्थ इज रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली टू जीरो। मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, जीरो। अब मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से इसको कनेक्ट किया, मतलब अर्थिंग ऑफ इन कंडक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग इन कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि किसी भी एक कंडक्टर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग से, अर्थ से, उसी का मतलब अर्थिंग है। तो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब अर्थ भी एक कंडक्टर की तरह है। तो आपने दो कंडक्टर्स को ज्वाइन किया। भाई कोई कंडक्टर है इस तरीके से और ये कंडक्टर अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थिंग का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसी को बोल रहे हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो अब क्योंकि दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है, तो हमने पढ़ा है कि जब आप दो कंडक्टर्स को टच करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो अगर इस कंडक्टर के पास कोई चार्ज है तो उसका ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा, या तो कंडक्टर से अर्थ में ट्रांसफर होगा या अर्थ से कंडक्टर में ट्रांसफर होगा। और हमने पढ़ा है कि ये तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, तो अगर ये कुछ चार्ज इसको दे देगा या कुछ चार्ज इससे ले लेगा, कैसा भी ट्रांसफर होगा, तो जो चार्ज में चेंज है वो बहुत स्मॉल आएगा, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो इक्वल टू जीरो रहता है। तो इसमें थोड़ा सा चार्ज आने से या थोड़ा सा चार्ज अर्थ से किसी दूसरे कंडक्टर में जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका पोटेंशियल हमेशा कितना बना रहता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। थोड़े से अमाउंट के चार्ज के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर इसका पोटेंशियल जीरो ही रहेगा तो चार्ज का आदान प्रदान कैसा भी हो, फाइनली कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दोनों कंडक्टर्स को आपने जोड़ दिया। अर्थिंग का मतलब अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर से आपने किसी कंडक्टर को जोड़ा हुआ है, तो कंडक्टर का भी फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कैसा कैसा रहने वाला है, जीरो। तो चार्ज कैसे भी ट्रांसफर हो, चाहे अर्थ से कंडक्टर में हो, कंडक्टर से अर्थ में हो, जो ये चार्ज का चेंज आएगा अर्थ में वो बहुत स्मॉल आएगा कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए हम अर्थ के पोटेंशियल को कांस्टेंट मानते हैं, दैट इज जीरो। तो किसी भी कंडक्टर को जोड़ने का, अर्थ से कनेक्ट करने का, अर्थिंग का क्या मतलब है कि फाइनली आपने उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो गया। तो कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि चार्ज जीरो हो गया। कंडक्टर में चार्ज जीरो नहीं हुआ है बच्चों। कंडक्टर में चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडीशन यह है कि पोटेंशियल जीरो होगा। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे इस बात को कि चार्ज, अगर ये कंडक्टर चार्ज है और उसको अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि चार्ज जीरो हो गया। चार्ज जीरो हो भी सकता है, अगर उसको पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज को जीरो करना पड़ेगा तो पूरा चार्ज ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज को जीरो नहीं करना होगा, कुछ चार्ज होना चाहिए इस पर, तो फिर वो चार्ज एक्वायर करेगा, है ना। तो चार्ज को जीरो होने का मतलब नहीं है। कनेक्टिंग कंडक्टर या अर्थिंग का मतलब ये है कि आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो फाइनली इस कंडक्टर का, जिसको अर्थ से कनेक्ट किया गया, अर्थिंग की गई है जिसकी, उसका फाइनल पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अल्टीमेटली ये वही चीज है जो कनेक्टिंग और टचिंग कंडक्टर्स में हमने पढ़ा है। फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए। और क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। तो किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग जब आप देते हो तो उसका पोटेंशियल भी जीरो होता है। अब उसके लिए अगर पूरा चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा तो पूरा करा देगा, और अगर उसमें कुछ चार्ज रहना चाहिए तो वो फिर रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको चार्ज एक्वायर करना है तो फिर वो अर्थ से एक्वायर कर लेगा, लेकिन अपना फाइनल पोटेंशियल क्या कर लेगा बच्चों, जीरो करेगा, अर्थ के बराबर, है ना।
तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं इसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज always assumed to be जीरो। जो अर्थ का पोटेंशियल वो हमेशा जीरो होगा, ड्यू टू लार्ज रेडियस, ड्यू टू लार्ज रेडियस ऑफ अर्थ, है ना बच्चों। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट का चार्ज अगर आदान प्रदान में जाता भी है तो अर्थ के पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना बच्चों। तो अर्थ भी, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ कैन बी considered as constant, that is equals to zero, as constant during the transfer of charge, है ना बच्चों। तो अर्थ से कोई भी चार्ज ट्रांसफर हो, उसमें चार्ज आए चाहे चार्ज जाए, आपको पोटेंशियल को हमेशा कांस्टेंट कंसीडर करना है अर्थ का, है ना, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो मान के चल रहे हैं हम। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्राउंडिंग ऑफ अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं ना बच्चों, अर्थिंग भी बोल सकते हैं। तो अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, means we connect it, मतलब कंडक्टर की बात करें, it to the earth, है ना बच्चों। तो ये अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है, अर्थिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, जब आप कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, when a conductor is connected to earth, then its potential becomes equal to potential of earth, that is जीरो। तो किसी भी कंडक्टर को आप जब कनेक्ट करते हो तो उसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है, और तब तक होता रहेगा जब तक कंडक्टर का पोटेंशियल जो है बच्चों वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, मतलब दैट इज कंडक्टर का ही पोटेंशियल कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट, आप लोग सभी लोग जानते हो ये बात, तो सिंबल ऑफ अर्थिंग, तो किसी भी कंडक्टर को, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसको अर्थिंग बताना है कि अर्थ कर दिया हमने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से सिंबल दिया जाता है ना। तो ये जो है बच्चों, ये वाली चीज जो ये कनेक्शन दिखा रहा है, यही आपका सिंबल ऑफ अर्थिंग है। तो आई होप आपको अर्थिंग का सिंबल ही पता चल गया होगा, वैसे पता तो होगा ही आपको, बस एक बार बता दिया गया है आपको। तो आई होप आपको अर्थिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अर्थिंग का मतलब ये है, आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, और तब तक होता रहेगा जब तक कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। उसके लिए चार्ज जीरो हो भी सकता है और चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है ना।
तो वो कुछ हम एग्जाम्पल से अभी समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा और समझ में आएंगी चीजें। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चों एक कंडक्टर इस तरीके से, ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जो है इसका रेडियस लेट सपोज r है ना, और इस रेडियस को आप देखो तो ऐसे अर्थिंग कर दिया गया है ना, अर्थिंग किया है। तो आपको ये बोला गया कि अर्थिंग से पहले मान लो यहाँ पे एक स्विच लगाया था, तो स्विच क्लोज करने से पहले, मतलब पहले ओपन था तो कोई अर्थिंग नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, है ना, तो इस पे क्यू चार्ज दिया गया था, कैपिटल क्यू चार्ज था इस कंडक्टर पे। फिर हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया बच्चों, इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो इस अर्थ को हमने, सॉरी, इस कंडक्टर को हमने अर्थिंग दे दी। क्लोज करने के बाद जब हमने इसको क्लोज कर दिया और इसको अर्थिंग दे दी, तो जो आपका ये कंडक्टर है इसमें फाइनल चार्ज कितना बचा है ये बताना है आपको। फाइंड द, या फिर आप ऐसा सोच लो कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा अर्थ में या अर्थ से कंडक्टर में, ये निकालना है। फाइंड द चार्ज ट्रांसफर, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, ये आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको मैं निकाल के बताता हूं। अर्थ से कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि अर्थ को तो कंडक्टर माना ना, इसका रेडियस आ रही है। पहले हम जनरल तरीके से करते हैं, फिर जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया उससे करेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उससे सॉल्व करेंगे। पहले ऐसी आप अगर मान लो कि अभी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप इसको ये मान के सॉल्व करते हैं कि अर्थ तो एक कंडक्टर ही है और ये जो प्रॉब्लम है ये कनेक्टिंग कंडक्टर्स का, तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चों ये हाइयर पोटेंशियल पे रहा होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे रहा होगा, तो चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो हुआ। तो इसमें से कितना फ्लो हो गया बच्चों? चार्ज क्यू, है ना। हमने ऐसा टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स में भी, टचिंग और कनेक्टिंग कंडक्टर्स में भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा, तो हम यहाँ पे वही मान लेते हैं। अभी अर्थिंग को भूल जाते हैं कि अर्थिंग में क्या सीखा हमने, हम तो वही टचिंग कंडक्टर्स के उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या होगा। तो जब इसमें से चार्ज क्यू ट्रांसफर कर जाएगा तो अर्थ में कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? क्यू, क्योंकि अर्थ पहले न्यूट्रल था। और इसमें से जब ट्रांसफर हो गया तो फाइनल चार्ज इसमें कितना बचा, वो रेड कलर से लिख रहा हूं। कंडक्टर में चार्ज बचता है क्यू माइनस क्यू। तो आपको तो पता है कनेक्टिंग और टचिंग कंडक्टर से कि भाई जो चार्ज है वो तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि होना क्या चाहिए कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर लिखें तो कंडक्टर का रेडियस आर है और कंडक्टर में चार्ज क्यू माइनस क्यू है फाइनली, तो हम लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अब बच्चों इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो वो कितना हो जाएगा? उस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, तो के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। अब देखो के और के क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत तो है ही नहीं। हमें तो क्या निकालना है? स्मॉल क्यू की वैल्यू, क्योंकि वही चार्ज ट्रांसफर हुआ है ना कंडक्टर और अर्थ के बीच में। और कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ और आपको पता नहीं चले कौन हाइयर है कौन लोअर है, तो आप टेंशन मत लिया करो, किसी को भी हाइयर मान लो किसी को भी लोअर मान लो, अगर आपका अपोजिट होगा तो अपने आप ये क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने उल्टा मान लिया था, है ना। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो यहां से देखो बच्चों, आर ई का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर ई माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर ई, और यहाँ पे आर का मल्टीप्लाइड कर दो, दिस विल बिकम क्यू आर। अब देखो बच्चों, क्यू वाले को एक साइड ले जाओ तो इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू कॉमन ले लिया आपने, तो आर ई प्लस आर बचेगा। और यहां पर क्या बचेगा बच्चों? क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर ई। तो यहां से क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू आ जाएगा क्यू आर ई बाई आर ई प्लस आर। अब देखो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक काम करो, आर ई को नीचे ले आओ तो थोड़ा और आसान होगा इसको समझने में। तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई आर ई, नीचे आ जाएगा तो आर ई डिवाइड बाई आर ई, ये तो मैथ्स जानते हो ना आप, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के भी नीचे ले गए, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये आर ई अपॉन आर ई सेपरेट कर दिया तो ये 1 बच गया और ये बचा आर अपॉन आर ई। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये आर अपॉन आर ई की क्या वैल्यू होगी?
आप खुद सोचें, ये जो कंडक्टर है इसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के मुकाबले कितनी हो सकती है? कितना बड़ा कंडक्टर बना लोगे आप भाई? 2 किलोमीटर रेडियस का बना लोगे, 3 किलोमीटर रेडियस का बना लोगे, 10 किलोमीटर रेडियस का बना लोगे? बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 किलोमीटर का रेडियस बना लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब यहां पर एक कैच है कि रेडियस ऑफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो आप खुद सोचो, आर बाई आर ई जो है, आर बाई आर ई, ये वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 से बहुत छोटा है ये। अगर बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कंडक्टर है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अर्थ से बड़ा कंडक्टर तो है ही नहीं ना हमारी अर्थ पे, अर्थ से तो बहुत छोटे कंडक्टर्स होते हैं, तो ये पूरी चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो क्यू के बराबर ही हुआ है, मतलब इस पूरे कंडक्टर का पूरा चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, तो फाइनल चार्ज जो है वो 0 बच गया, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कंडक्टर न्यूट्रल हो गया। अब देखो इस तरीके से अगर हम बार बार करेंगे तो ये बहुत लेंथी जाएगा, तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कर दो आप। आपको क्या बोला गया कि जितना भी किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ने का मतलब, अर्थिंग देने का क्या मतलब है कि उसका फाइनल पोटेंशियल 0 कर दो आप। तो देखो कितनी आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे कितने आसानी से आ जाता है। इसलिए ये अर्थिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सवालों को बहुत आसान कर देता है। देखिए आपने बोला कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 0, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब वीई के बराबर है पोटेंशियल ऑफ अर्थ, लेकिन पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 है। अब फाइनल कंडक्टर ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों? के, इसमें फाइनल चार्ज क्यू माइनस क्यू बचा है, तो के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कंडक्टर इक्वल्स टू 0। अब देखो इससे सॉल्व करो तो ये q माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 बचेगा, और स्मॉल q की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कैपिटल Q, मतलब पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर को अपना पोटेंशियल अर्थ के बराबर करने के लिए, 0 करने के लिए पूरा चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पूरा चार्ज ट्रांसफर कर देगा जो उसके पास है, मतलब दैट इज कैपिटल Q, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, सवालों को किस तरीके से आसान करता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरा चार्ज बिना ट्रांसफर किए भी वो पोटेंशियल को 0 कर सकता है अलग सिचुएशन में, है ना। तो उसमें चार्ज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत आप सोचना कि अर्थिंग का मतलब चार्ज 0 हो जाएगा कंडक्टर का, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर पोटेंशियल 0 करने के लिए कंडक्टर को अपना चार्ज 0 करना पड़ेगा तो करेगा, जैसे इस केस में। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट केस बता रहा हूं आपको, उसमें ऐसा नहीं होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा कंडक्टर का, है ना बच्चों। तो इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आपको। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, रेडियस के सरफेस से d दूरी पर प्लस q चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब स्विच के थ्रू कर दिया गया है। तो ये बोला गया है कि फाइनल चार्ज इस कंडक्टर पे बताना है आफ्टर अर्थिंग इट, मतलब इस स्विच को क्लोज कर दिया है तो अर्थिंग के बाद आपको बताना है कि कंडक्टर में कितना चार्ज होगा। अच्छा, पहले कंडक्टर कैसा था? न्यूट्रल था, इस कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे है पॉइंट चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो भाई जैसे इसको कनेक्ट किया तो होगा क्या कि फाइनली इसका जो पोटेंशियल है कंडक्टर का, वो पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली बात है, अब इसको 0 करने के लिए अगर इसको कुछ चार्ज एक्वायर करना होगा फाइनली Q डैश, तो वो एक्वायर करेगा, तो ये Q डैश की वैल्यू ही निकालना है। अगर नहीं करना होगा तो Q डैश की वैल्यू 0 आएगी। तो हम तो करके देख लेते हैं। यानी अब इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट, इस पॉइंट ए पर देखें तो कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है बच्चों किसी भी पॉइंट पर, वो तो पूरे सरफेस पे सेम होता है पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टर तो इक्वी पोटेंशियल रीजन है ना। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ही कंडक्टर का पोटेंशियल है, तो फाइनली पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज बिकम 0। अच्छा, अब जो ए पे कंडक्टर के ए पॉइंट पे पोटेंशियल है बच्चों, वो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किस की वजह से है? एक तो कंडक्टर के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है, Q डैश आ गया ना, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है, प्लस इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल भी ऐड होगा, और ये दोनों का मिलकर कंडक्टर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि वो किससे कनेक्ट हो चुका है? अर्थ से कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट ए इज ड्यू टू 2 रीजंस, चार्ज ऑन कंडक्टर दैट इज k q डैश अपॉन रेडियस ऑफ कंडक्टर, और प्लस चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज इक्वल्स टू के क्यू, और ये ए पॉइंट जो है क्यू से प्लस क्यू से कितनी दूरी पे है बच्चों?
ये है आपका d दूरी पर, तो kq बाई डी, इन दोनों का सम, क्योंकि ये कंडक्टर किससे जुड़ा है, अर्थ से, तो इनका सम पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्ट हो चुका है। तो क्यू डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां से निकाल लेते हैं भाई क्यू डैश की वैल्यू। तो के और के तो कॉमन आके जीरो हो जाएगा, और क्यू डैश की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस क्यू बाई डी, और ये जो आर है बच्चों ये ट्रांसफर होगा तो ये क्यू आर। तो दिस इज अवर आंसर, यानी कि फाइनली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा ये कंडक्टर, ताकि कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइंट चार्ज जीरो, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो देखो अभी उसको जीरो पोटेंशियल करने के लिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट था, उसको नेगेटिव चार्ज बनानी पड़ी अपनी बॉडी को। तो नेगेटिव चार्ज कैसे बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कहां से खींच लेगा, तो अर्थ से। इस तरीके से वो नेगेटिवली चार्ज कर कर पोटेंशियल कितना कर देगा अपने सरफेस का, जीरो कर देगा, है ना बच्चों, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के सवालों को कैसे किया जाता है। तो बच्चों हमने गॉस लॉ से एक बार इन्फिनाइट शीट का डेरिवेशन किया हुआ है ना, तो आपको याद होगा। लेकिन वो जब डेरिवेशन किया था तो वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग शीट थी, नॉन कंडक्टिंग शीट। तो अगर नॉन कंडक्टिंग शीट, या इसको प्लेट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था वो इन्फिनाइट शीट की तरह वर्क करती है, फाइनाइट शीट भी इन्फिनाइट शीट की तरह वर्क कर सकती है। जैसे ये शीट है, ये भले ही फाइनाइट दिख रही हो आपको, तो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर चार्ज बच्चों इस तरीके से पूरे रीजन में फैल जाएंगे, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, भले इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। और इस पे जो चार्ज दिया गया बच्चों, लेट सपोज क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इसके, लेकिन अगर इसके डायमेंशन से ये जो दूरी है ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो आप इसको इन्फिनाइट शीट मान सकते हो। मैंने आपको बताया था इन्फिनाइट जो वर्ड है इट इज अ रिलेटिव टर्म। अगर आप इसको इसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये पॉइंट इससे बहुत कम दूरी पर है, बहुत, जैसे मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, बट ये जो दूरी है ये 1 माइक्रोमीटर है, तो बहुत छोटा है। तो इस शीट को आप लगभग लगभग कैसा मान सकते हो बच्चों, इन्फिनाइटली लार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकते हो, तो इन्फिनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा आपको, गॉस लॉ हमने प्रूव किया था। और अगर क्यू के टर्म से लिखना चाहें तो अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई ए, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा लिखा जा सकता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बच्चों इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखें ये तब होता है जब नॉन कंडक्टिंग शीट होती है, नॉन कंडक्टिंग शीट। जबकि जो कंडक्टिंग शीट होती है या कंडक्टिंग प्लेट होती है, कंडक्टिंग शीट, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बच्चे यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जबकि ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंडक्टिंग शीट और या कंडक्टिंग प्लेट जो होता है बच्चों, उसमें इस तरीके से ये शीट जो होती है जो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, तो जब आप इसमें चार्ज देते हो, क्यू चार्ज देते हो, इसकी थिकनेस तो निग्लिजिबल है, जब इसमें आप क्यू चार्ज देते हो तो होता क्या है कि ये जो क्यू चार्ज है ये एक्चुअली में आपको पता है अंदर नहीं रह सकता, ये इसकी सरफेस पे आ जाता है, मटेरियल के अंदर नहीं रह सकता चार्ज। ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर्स में, जो भी चार्ज दोगे वो आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो एक्चुअली में जो आपने क्यू चार्ज दिया वो इसके दो सरफेसेस हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो दोनों सरफेस पे आके टिक जाएगा, जबकि नॉन कंडक्टिंग में वो एक ही सरफेस की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे किसी पॉइंट पर कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक्चुअली में कंडक्टिंग शीट का आपको दो शीट माननी पड़ेंगी, एक शीट नहीं होगी। इसका एरिया ऑफ ये जो प्लेट है वो ए मान लो, तो इसको आप दो शीट की तरह कंसीडर कर सकते हो। कंडक्टिंग शीट में ये अंतर आ जाता है, कंडक्टिंग प्लेट में ये अंतर आ जाता है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये अंदर नहीं रह सकता, ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी दो सरफेसेस हैं, तो दो सरफेस पे ट्रांसफर होगा, ऊपर और नीचे वाली लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो चार्ज है ये बराबर बराबर अपनी दो सरफेस पर क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इस सरफेस पे भी टोटल चार्ज क्यू था, तो आधा इधर आ गया क्यू बाई 2 और आधा चार्ज इधर आ गया क्यू बाई 2, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो हुआ क्या कि अब इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके कारण
और इसके कारण, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि ये दोनों के कारण ये जो पॉइंट है ये राइट साइड है। तो इसमें ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, तो आपको E1 प्लस E2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ये दो सरफेसेस की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी सिग्मा बोलूं, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, विच इज इक्वल टू Q/2 अपॉन ए। तो अगर आप चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देखोगे तो ये दो शीट हैं, तो एक शीट के कारण कितना होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोल रहा था कि यहाँ पर दो आपके चार्ज शीट की तरह, लार्ज शीट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इन दोनों की वजह से राइट साइड है, तो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2। तो नेट जो होगा बच्चों वो जुड़ जाएगा। तो जब आप E1 प्लस E2 करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिग्मा जो है इस वाले सिग्मा से अलग है ना, तो यहाँ पर आपको इसको सिग्मा डैश लिखना चाहिए। तो जब आपको कंडक्टिंग प्लेट का सिग्मा डैश दिया रहता है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर आपको क्या लिखना चाहिए, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब आप नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए लिखते हो तो वो होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि यहाँ पे आंसर यही आएगा, इसमें जो सिग्मा डैश है वो ये एक सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों, Q/2, तो Q/2 अपॉन एरिया, तो ये Q/2a होगा, सिग्मा डैश की वैल्यू Q/2a होगा, तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखेंगे। तो देखो ये इसके बराबर ही आ जाता है अगर चार्ज के टर्म्स में बात करें। बट अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है और इसमें सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अंतर होता है नॉन कंडक्टिंग शीट प्लेट में और कंडक्टिंग शीट और प्लेट में। इसलिए जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को बनते नहीं है अमूमन, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको समझाते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से आपको फिनोमेना क्लियर होगा कि नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट में क्या अंतर होता है और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों अब ये कंडक्टिंग प्लेट्स में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरीके से कि यहाँ पर बोला गया कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स है ना। अब जो भी प्लेट्स हैं वो आप मान लेना कंडक्टिंग प्लेट्स है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं उसको। तो ऐसी दो प्लेट्स हैं, थिकनेस लेजिबल है लेकिन समझने के लिए अपन थोड़ी सी मोटी बना लेते हैं। तो ऐसे दो कंडक्टिंग प्लेट्स दी गई हैं, रखी हुई हैं, है ना, और इनका जो भी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो नेग्लिजिबल है, ये आपको मान के चलना है, मतलब इनफिनाइट शीट वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो इस वाली प्लेट को चार्ज दिया गया, कंडक्टिंग प्लेट को Q, इस वाली कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज दिया गया बच्चों 2Q, है ना। और यहां पे बच्चों एक पॉइंट मान लिया गया, ये जैसे पॉइंट है A, तो आपसे बोला गया कि भाई आप EA निकालो, EA कितना होगा ये आपको निकालने को पूछा गया। तो अब कैसे निकाला, तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो A पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो यहां से बच्चों ये जो Q है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड हो गया, तो Q/2 यहाँ पे आ गया चार्ज और इसका आधा चार्ज Q/2 इधर आ गया और 2Q का आधा Q इधर आ गया और Q इधर आ गया। अब A पॉइंट को देखें आप, तो ये जो पहला चार सरफेसेस हो गई ना, कंडक्टर के एक शीट की दो सरफेस होती है, तो यहाँ पे दो शीट है तो चार सरफेस हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट वाला है उसके राइट के साइड है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो ए पॉइंट है ये लेफ्ट वाली सरफेस से राइट की साइड है, राइट की साइड है। तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट साइड होगी, तो पॉजिटिव लेंगे। तो इस Q/2 के कारण कितना हम लिख सकते हैं, Q वाला फॉर्मूला लगा लो आप, है ना बच्चों, Q वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कितना लिखेंगे, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट को, तो ये हो जाएगा Q/2a एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। तो Q/2a ये सिग्मा होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये अपन एक शीट मान रहे हैं, ये पूरी शीट के कारण नहीं लिख रहे हैं, एक शीट के कारण, तो नीचे 2 और आएगा, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। एक शीट के कारण तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा डैश जो है वो q/2 है, q/2 अपॉन a, तो q/2 नीचे आएगा तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा। इनको हमने 4 इंडिविजुअल शीट मान लिया है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। और q/2 है चार्ज, इसलिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया। फिर देखो ये जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस, उसके लिए ये पॉइंट कहाँ है बच्चों, लेफ्ट में, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, लेफ्ट में। इसके राइट में था पहले वाले सरफेस के, तो वो राइट में था, इसके कारण लेफ्ट में, तो लेफ्ट में होगा, तो माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी q/2 a होगा, तो q/2 a और 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से था, तो ये हो जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर ये जो थर्ड सरफेस है जिसपे चार्ज q है, इसके कारण इस पॉइंट पर तो इस शीट का फॉर्मूला लगा लो, शीट का फॉर्मूला लगा लो सिंगल सरफेस वाली, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि इसके कारण भी पीछे होगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका चार्ज q है, q/2 नहीं है, इसलिए नीचे 2 आएगा, q/2 कर देते तो 4 आ रहा था। फिर माइनस इसका चार्ज भी q है, तो बच्चों ये भी आ जाएगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें, क्या ये आंसर सही है? बच्चे ऐसे निकाल लेते हैं कई बार और इसको आंसर मानते हैं, बट जब वो आंसर चेक करते हैं जो पीछे दिया गया है, ये आंसर गलत हो रहता है, ये आंसर होता ही, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, जबकि अभी हमने सीखा उसी को अप्लाई किया। तो एक्चुअली में आप खुद सोचो, ये जो ए पॉइंट है बच्चों, ये है कहाँ, ये ए पॉइंट, ये जो आपका ए पॉइंट है, ये तो किसके अंदर है, तो ये तो बच्चों आपके कंडक्टर के अंदर है, मटेरियल के अंदर है, और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है जो कि इम्पॉसिबल है। तो अभी तक जो हम कंडक्टर में पढ़ के आए वो तो सब गलत हो जाएगा, वो वैलिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि मटेरियल के अंदर आपको पता है कि जो करंट होता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0, जबकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ये जो पूरा आपने सॉल्यूशन ही किया है यही गलत है। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर ये क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब जो आपने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये गलती हो गई है। ये बच्चों q/2 और q/2 तब होता है जब ये आइसोलेटेड थी कंडक्टिंग शीट, मतलब ये कोई और दूसरा चार्ज या दूसरी कंडक्टिंग शीट इसके पास नहीं रखी थी, तब ये वैलिड था, तब ये हाफ हाफ होता है। लेकिन जब दूसरा कंडक्टर हो, दूसरा चार्ज हो, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, फिर ये गलती हो जाएगी भाई। तो कंडक्टर करेगा क्या, कंडक्टर अपने चार्जेस को इस तरीके से सेपरेट करेगा ताकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, ये कितना होना चाहिए, 0 0। तो ये लॉजिक है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, पहली बात जो गलती करते हैं बच्चे, वो मैंने आपको बताया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है फिर, तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं इसको पूरा, है ना। तो देखिए अच्छे से, हम इसको फिर से बना लेते हैं। तो बच्चों ये जो आपका कंडक्टिंग प्लेट है और ये आपकी सेकंड कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसमें चार्ज दिया गया है 2q और इसमें चार्ज दिया गया है q। अब देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया ना यही गलत हो गया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए ताकि अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, 0। तो बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जब आपने q चार्ज दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि इस वाले सरफेस में, जो आपका सबसे लेफ्ट एंड पे जो सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, यहाँ पे q1 चार्ज आ गया। अब ये q1 कुछ भी हो सकता है, चार्ज को तो ऐसे सेपरेट होना है ना, q/2 नहीं होगा, नहीं तो अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रही है, जो कि गलत है। मटेरियल मेटल में तो हमेशा इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, 0। ये हम कंडक्टर में पढ़ते ही आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे q1 आ गया, तो अगर q में से q1 इधर आ गया तो इस वाले सरफेस पे कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है q माइनस q1। फिर बच्चों हम ये मान लेते हैं इस 2q चार्ज में से q2, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो अब अलग तरीके से होगा ना, तो 2q में से q2 चार्ज इधर आ गया, तो इस वाली सरफेस पे बचा कितना बच्चों, 2q माइनस q2। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स आ गए, q1 q2। अब अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लें तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो एक्चुअली में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल द सर्फेसेस। तो आपसे सारे सर्फेसेस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकलवाएगा, फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर। तो अगर अपन q1 q2 की वैल्यू निकाल लें तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता पाएंगे बच्चों, है ना। तो कैसे बता पाएंगे, देखिए कैसे उसको कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप जल्दी से,
कि यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक इस मटेरियल में मान लेते हैं ए पॉइंट और एक इस मटेरियल में मान लेते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं Q1 Q2, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन हम यहां से ले लेंगे, मतलब ये ए पॉइंट मटेरियल में है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0 हो जाना चाहिए, और बी पॉइंट भी मटेरियल में है, कंडक्टिंग मटेरियल में है, तो बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जानी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तो 2 इक्वेशन आएंगी, और उससे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, क्या निकाल लेंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए निकालना चालू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन है कि EA मस्ट बी इक्वल टू 0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे। अब EA लिखना चालू करो, तो EA हम लिखना चालू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला सरफेस ये Q1 वाला है, तो Q1 के कारण A पॉइंट पर, क्योंकि Q1 के ये राइट पे है, फर्स्ट सरफेस के राइट पर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी, तो प्लस में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 के कारण कितना बच्चों, इसकी डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी Q1 अपॉन एरिया, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इस सरफेस के कारण राइट साइड थी इसलिए पॉजिटिव में लिख दिया। फिर ये सेकंड सरफेस में जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगी, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो चार्ज कितना है बच्चों, Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस थर्ड सरफेस के भी लेफ्ट में है, तो उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट साइड में, तो माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। और फोर्थ सरफेस के कारण भी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में आप लिखोगे कि बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2Q माइनस Q2 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए ना। अब देखो नीचे कॉमन आ जाएगा सारा एलसीएम, और उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये बचेगा Q1 माइनस Q और माइनस माइनस प्लस Q1, फिर ये माइनस Q2, सॉरी ये Q1 है, ये माइनस Q2 और ये माइनस 2Q और माइनस माइनस प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों Q2 और Q2 ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो यहां से Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये माइनस 2Q और ये माइनस Q, तो ये हो गया 3Q, तो 3Q उधर जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा Q1 प्लस Q1, तो ये हो गया 2Q1, सॉल्व कर सकते हो आप, और ये माइनस 3Q होगा उधर जाएगा तो प्लस 3Q हो जाएगा। यानी यहां से आप देखो Q1 की वैल्यू आ गई 3Q/2, मतलब 1.5Q, ये देखो ये वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, 3Q/2, Q1 की वैल्यू आ गई, तो Q1 हमें मिल गया। अब हम सेकंड इक्वेशन लगाएं तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, Q2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे EB इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब EB पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो बच्चों, तो B पर इस वाली सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड होगी, फर्स्ट वाले सरफेस के कारण, तो हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर बीच में प्लस साइन, क्योंकि सेकंड सरफेस के भी राइट में है ये पॉइंट, तो राइट साइड होगी, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों प्लस, ये थर्ड सरफेस के भी राइट में है, तो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर माइनस, क्योंकि फोर्थ सरफेस के लेफ्ट में है तो पीछे की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2Q माइनस Q2 डिवाइड बाई कितना बच्चों, 2A एप्सिलॉन नॉट, और इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये नीचे के सारे टर्म उधर जाके 0 हो जाएंगे, और ये Q1 माइनस Q1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से बच्चों कितना बचेगा, देखो आप यहां से बचा Q2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस Q2, तो Q2 प्लस Q2 2Q2 हो जाएगा, 2Q2, और ये माइनस 2Q, है ना बच्चों, और ये आपका कितना बचेगा, ये माइनस 2Q बचा और ये Q बचा, तो Q माइनस 2Q माइनस Q, तो उधर जाएगा तो प्लस Q हो जाएगा। तो यहां से देखो आप Q2 की वैल्यू निकल आएगी, तो Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों Q/2, मतलब 0.5Q, Q/2, देखो इस तरीके से ये Q/2 आया। तो Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, 3Q/2, और Q2 की वैल्यू आ गई Q/2। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो Q1 की वैल्यू आ गई 3Q/2,
बट इसमें टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे कितना आया होगा बच्चों, देखो क्यू माइनस 3q/2 करो आप, तो ये हो जाएगा -q/2। देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा -q/2। एक में से डेढ़ घटाओगे ना तो -q/2 आएगा। और Q2 कितना आया बच्चों, q/2 आया है। तो ये कितना बचेगा, 2q माइनस q, तो ये बचेगा 3q/2। देखो, तो देखो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, मतलब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है q में से 3q/2, और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया -q/2। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी करनी थी उसको, 0, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर इस वाले सरफेस पे q/2 हो गया, और इस वाले सरफेस पर माइनस करोगे तो 3q/2 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये जनरल तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, कैसे सॉल्व करना चाहिए ये बता दिया। हालांकि ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसकी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जिससे आप डायरेक्टली बता दोगे, क्वेश्चन देखकर आप बता दोगे कौन से सरफेस पे कौन सा चार्ज है। कैसे बताते हैं वो देखते हैं। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझ में आ गया है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे अब जा रहा हूं, और वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन समझकर एक चीज और समझते हैं अच्छे से। देखिए, तो बच्चों यहाँ पे जो पीछे पेज पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना, और थोड़ा सा और इसको डीपली एनालाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, इसको क्यू चार्ज दिया था, इसको 2q चार्ज दिया था, और फिर बोला था कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ईच सरफेस में। तो आपको पता है कि इसमें से 3q/2 ये बाहर आ गया था, और -q/2 यहाँ अंदर था। यहाँ पे +q/2 हो गया था q2 की वैल्यू, और ये 3q/2 हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब देखो, ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना इस सरफेस पे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और कहां टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब जब ये निकल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां से निकलना चाहती हैं, मटेरियल से। लेकिन मटेरियल की तो आदत है कि वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने ही नहीं देगा, उसको जीरो कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मटेरियल है ये इस सरफेस पे इसको टर्मिनेट करा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए उसने बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लिया है। यानी एक चीज तो हमें ये समझ में आती है कि जो इनर सरफेसेस हैं, कंडक्टर्स के बीच के इनर सरफेसेस हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, उनमें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आने चाहिए ना। तभी तो अगर एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी तो दूसरी सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट कराएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी मटेरियल से, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो मटेरियल को अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इसकी कंडीशन ही है कि उसको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब इनर सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएंगे। तो यहाँ पे देखो, आउटर सरफेस पे फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी इस वाले सरफेस से। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ टर्मिनेट हो गई, फिर यहाँ से इंफिनिटी जा रही है और यहाँ से इंफिनिटी जा रही है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल से पास नहीं हो रही है, जो कि कंडक्टर को चाहिए था। तो ये उसका वो हो गया बच्चों। यानी कि यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि जो इनर सरफेसेस चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है, और आप आउटर सरफेसेस को देखो तो ये 3q/2 है, ये 3q/2 है, मतलब आउटर सरफेसेस में इक्वल चार्जेस आए। अच्छा, ये कितने चार्जेस हैं, तो देखो इन दोनों चार्जेस का सम का आधा है। इसमें अगर आपने q दिया है, इसमें आपने अगर 2q दिया है, तो इन दोनों का आधा बाहर आ गया है बच्चों, इन दोनों का आधा बाहर आ गया। यानी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हमें वो पूरा नहीं करना है, बहुत जल्दी आपको ये सॉल्व करना है, ऑप्शन टिक करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो आउटर सरफेसेस में चार्ज है, दो चीजें याद रखें। पहली चीज, जो आउटर सरफेसेस में चार्ज है कंडक्टर के आउटर सरफेस में, वो हमेशा होगा q टोटल बाई 2। यानी कि जो टोटल चार्ज है, दोनों कंडक्टर का टोटल चार्ज मिला के उसका डिवाइड बाई 2, तो q प्लस 2q 3q डिवाइड बाई 2। तो देखो 3q आउटर सरफेस पे आ गया। और वैसे ही आप देखो इनर सरफेसेस में तो हमेशा कैसे चार्ज होते हैं बच्चों, इनर सरफेसेस पे जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होना है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कर दो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कर दो। अब ये दो रूल अगर आपको याद है तो आप देखकर अपोजिट चार्ज,
आप क्वेश्चन देखकर बस आंसर लिख सकते हो। जैसे अगर ये क्वेश्चन मुझे ये पता है और मुझसे पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली कर देता। देखो अगर इसको चार्ज क्यू दिया है और इसको ये ऐसे ही बना रहेगा है ना बच्चों, वो तो विड्थ बना के मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये ऐसे ही बने होते हैं डायग्राम क्वेश्चन में। तो ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस है, तो टोटल चार्ज देख लो 3q था, तो आउटर सरफेस में 3q/2 आ जाता है, यहाँ भी 3q/2 आ जाता है, आउटर सरफेस में इक्वल चार्ज आ जाते हैं, टोटल और डिवाइड बाई 2। और बीच में अगर देखो तो यहाँ पे अगर 3q/2 आ गया है, यहाँ पे q था टोटल, तो ऑब्वियस सी बात है इसको q बनाना है, क्योंकि नेट चार्ज तो चेंज नहीं होगा इस पर। तो 3q/2 इधर आ गया तो इधर -q/2 होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस से q मिलेगा। तो यहाँ पर अगर -q/2 है तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आने चाहिए, तो इसका इनर सरफेस में इसका अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो वो q/2। और अब इन दोनों को ऐड करके देख लो, q/2 प्लस 3q/2 देखो 2q। तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो गया बच्चों, इस शॉर्ट ट्रिक से। वो उतना सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये तुरंत आपको आंसर दे देगा, है ना। जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं उसको करके। जैसे अगर इसको जनरलाइज कर दें बच्चों, जनरलाइज कर दें, है ना, अगर मेरे को जनरलाइज करना है तो इस वाले को आप ऐसे याद रख सकते हो, जनरलाइज्ड फॉर्म, कि अगर आपके पास ऐसी दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, और इस प्लेट को मान लो कितना चार्ज दिया है बच्चों, Q1 चार्ज दिया गया है, इस प्लेट को अगर आपको Q2 चार्ज दिया गया है, तो इसका टोटल, इनके टोटल का जो बच्चों क्या है, हाफ है, वो कहाँ आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इसका टोटल है Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का हाफ ये आउटर सरफेस पे आ गया, यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 का हाफ आउटर सरफेस पे आ गया। आउटर पे तो इक्वल चार्जेस आते हैं, है ना, और इनर सरफेस पे निकालना है तो टोटल Q1 होना चाहिए। तो ये जो चार्ज यहाँ आया है वो Q1 से माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो होगा इन दोनों का सम Q1 आना चाहिए। तो अगर जो यहाँ चार्ज आया है उसको अगर आप Q से माइनस कर दोगे तो ये चार्ज मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस इस सरफेस पे Q1 प्लस Q2/2, और इस वाले सरफेस के इसका अपोजिट, भाई इसका इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए ना, तो ये पूरा माइनस अपोजिट, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो ये वाला चार्ज आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। अब कोई सवालों की कोई कमी नहीं है इनमें, बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सवाल, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए आपसे, कैसे, जैसे लेट सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं फॉर एग्जांपल, कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलता कि इस तरीके से सवाल दे दिया आपको, तो मैंने देखो पूरा जनरल मेथड बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे सॉल्व कर लो अगर आपको बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, और अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो तुरंत देखकर सॉल्व करो, इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। तो मान लीजिए इस वाली प्लेट को 10 कूलम का चार्ज दिया गया और इस वाली प्लेट को 20 कूलम का चार्ज दिया गया, और आपसे बोला गया अच्छी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो बहुत आसानी से बता सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन दोनों का टोटल, तो 10 प्लस 20 30 कूलम, डिवाइड बाई 2 वो आउटर सरफेस पे आएगा, तो 30/2 15 कूलम, तो 15 कूलम इस सरफेस पे, 15 कूलम इस सरफेस पे। अब भाई 10 माइनस 15 करो तो -5 कूलम इधर आएगा, और अगर यहाँ -5 कूलम है तो यहाँ पे +5 कूलम आएगा। और देखो 5 कूलम प्लस 15 कूलम वापस से 20 कूलम मिल रहा है, मतलब जो हमने सीखा है बिल्कुल सही है। तो शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान है, देखो आप कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये सही भी है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाली सरफेस जनरेट करेगा वो ये टर्मिनेट कर देगा, और फिर ये प्लस वाला ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये प्लस वाला ये इन्फिनिटी तक। लेकिन मटेरियल से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होने वाली मटेरियल से, क्योंकि मटेरियल के अंदर जीरो है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है और अगर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना आ गया है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग सॉल्व करके दीजिए। यहां पर जैसे मान लो कि 2 की जगह अगर मैं ऐसे 3 प्लेट ले लेता, 1 2 और ये तीसरी, 3 प्लेट रख दी मान लो, और इस वाली प्लेट को दिया गया 10 कूलम का चार्ज, इस वाली प्लेट को दिया गया 20 कूलम का चार्ज, और इस वाली प्लेट को दिया गया 40 कूलम का चार्ज। तो आपको यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं,
एक प्लेट में 2 सरफेसेस, 3 प्लेट है तो 6 सरफेसेस, तो 6 सरफेसेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा और सही आंसर भी निकाल लिया होगा, है ना। अब आपको बहुत आसान लग रहे होंगे ऐसे सवाल, है ना। तो बेसिकली बोर्ड में आप वो मेन मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 चार्ज हो जाते, Q1 Q2 Q3, तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ती। तो A B C ये तीनों मटेरियल में एक एक पॉइंट ले लेते और फिर सॉल्व करते, तो काफी लेंदी हो जाता। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। टोटल चार्ज देख लो तो 10 कूलम प्लस 20 कूलम प्लस 40 कूलम, तो जो Q टोटल है बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 प्लस 40, तो ये हो जाएगा बच्चों 70 कूलम। तो जो आउटर सरफेस पे चार्ज होता है वो Q टोटल बाई 2 होता है, तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35 कूलम, और आउटर सरफेस ये है तो ये 35 कूलम। तो पहला काम तो ये निपट गया। अब लिखना चालू करो। यहाँ पे 10 में से 35 कूलम को माइनस करो तो माइनस 25 बचता है, तो ऑब्वियसली बात है इस सरफेस में माइनस 25, और इनर सरफेस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ माइनस 25 तो यहाँ पे प्लस 25 कूलम। और अगर यहाँ प्लस 25 तो इसमें 20 होना चाहिए, तो 20 माइनस 25 तो ये माइनस 5 कूलम। तो अगर यहाँ माइनस 5 है तो इनर सरफेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो ये प्लस 5 कूलम, और 5 कूलम प्लस 35 40, अपने आप आंसर आ जाएगा देखो। और अगर ये जोड़ने पर ये नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो आई होप आपको अब इस तरीके के क्वेश्चंस, प्लेट्स वाले क्वेश्चंस, कंडक्टिंग प्लेट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो जब नंबर बोर्ड में आए तो उसको आप वैसे ही करना जैसे मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया पहले, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो बहुत आसानी से आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो और आंसर बता सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये सेक्शन भी क्लियर होगा।